जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड आरिस को सरप्राइज देने के लिए कार में कहीं ले जा रहा था। आरिस की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उत्साह और रहस्य से भरी इस यात्रा में आरिस बार बार पूछ रही थी, बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? जेम्स बस मुस्कुरा कर कहता है, जरा सब्र रखो। आखिरकार कार रुकी। जेम्स ने आरिस को कार से बाहर निकाला और धीरे से उसकी आंखों की पट्टी हटाई। सामने थी शानदार चमचमाती स्काई व्यू टावर, जिसका उद्घाटन आज हो रहा था। आरिस की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह खुशी से झूम उठी, लेकिन जैसे ही उसने टावर के ऊपर एक नजर डाला, डर के मारे से हर उठी। उसे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि आज यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एंट्रेंस पर जाते ही उनका फोटो खींचकर वेलकम किया गया। वे टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े, जो 8 लोगों की सीमा के बावजूद जरूरत से ज्यादा भरी थी। अब आरिस को एहसास होने लगा कि यह लिफ्ट बीच में ही टूट जाएगी और वे सारे मारे जाएंगे। यहाँ तक कि वह एक बच्चे के लिफ्ट में कूदने से भी डर रही थी। मगर लिफ्ट नहीं टूटा और वे टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जहां से नीचे का नजारा वाकई लाजवाब था। चारों तरफ रौनक थी। लोग दिल खोलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी एक शैंपेन की बोतल का कॉर्क उड़कर झूमर से टकरा गया। जेम्स किसी तरह एक कांच के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है। इससे पहले कि आरिस कुछ कर पाती, जेम्स भी नीचे गिरकर मारा जाता है। यह सब देख टावर में फराफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक औरत सेफ से जा टकराई, जिससे उसको आंख पकड़ लिया। उधर वेंटिलेशन फैन के रुकने से वह पूरा एरिया गर्म हो चुका था। आग के संपर्क में आते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके चपेट में काफी सारे लोग आए। आइरिस किसी तरह बचकर लिफ्ट में जाने के लिए भागी, लेकिन लोग उसे धक्का मार मार कर लिफ्ट में घुसने नहीं दिए। एक पल में लिफ्ट भीड़ से खचाखच भर गया। लोड इतना ज्यादा पड़ा कि लिफ्ट का एक भारी भरकम पार्ट टूटकर एक आदमी पर गिर पड़ा, जिससे उसका कचूमर बन गया। बेतहाशा भीड़ सीढ़ियों पर उमड़ पड़ी तो अत्यधिक लोड के चलते वह भी टूट गया। आरिस सबसे पीछे थी, इसलिए वह बाल बाल बच गई। लेकिन अगले ही पल टावर का एक हिस्सा टूटकर एक तरफ झुकने लगा। अचानक वह डर कर चौंक पड़ी तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। इन दिनों उसे किसी आरिस नाम की औरत के लगातार सपने आते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी नानी का नाम भी आरिस ही था। लेकिन उसने ना तो अपनी नानी को कभी असल में देखा था और ना ही उनकी कोई तस्वीर देखी थी। तब उसकी रूममेट ने मजाक में कहा, घर जाओ और इसका कोई हल निकालो, वरना किसी रात मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। अगली सुबह स्टेफनी घर निकल पड़ी। तभी उसे फिर से उस घटना का एक झलक दिखा। घर पहुंचकर उसने इस सपने के बारे में अपने डैड से कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मॉम की पुरानी एल्बम खोजने लगी, जिसमें शायद उसकी नानी आरिस की कोई तस्वीर हो। लेकिन उस एल्बम के बारे में उसके डैड को कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच उसे उसका छोटा भाई चार्ली मिला, जो मामा के घर जा रहा था। इसी बहाने स्टेफनी भी चार्ली के साथ मामा के घर निकल पड़ी। रास्ते में उसने चार्ली को सब कुछ बता दिया कि उसे करीब 2 महीनों से हर रात एक ही डरावना सपना आ रहा है, जिसमें उसकी नानी आरिस दिखाई देती है। इसी वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रही, लेकिन आरिस फिर भी उनका पीछा करती रही। बच्चों के जन्म के बाद खौफनाक चिट्ठियां भेजी, जिनमें मौत की खबरें और लाशों की तस्वीरें होती थी। स्टेफानी पूछती है कि क्या वह चिट्ठियां अब भी आपके पास है? उसके मामा तुरंत भड़क उठे। कहते हैं कि इतना सब जानकर भी तुम खत मांग रही हो। आरिस से दूर रहो, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। जब मामा नहीं माने तो वह अपनी मामी के पीछे पड़ गई। आखिरकार मामी ने बताया कि आइरिस से जुड़े कुछ दस्तावेज नीचे वाले बेडरूम के ड्रॉर में रखे हैं। स्टेफानी ने वहां जाकर ढूंढा तो उसे एक आरिस की एक तस्वीर मिली। उसे यकीन हो गया, जो सपना वह बार बार देख रही थी वो किसी और का नहीं, उसकी नानी आरिस का ही था। यहाँ से पता लेकर स्टेफानी निकल पड़ी। एक लंबा सुनसान सफर तय करने के बाद वो एकांत में बने उस घर के सामने खड़ी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि चले जाओ, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्टेफानी कैमरे में अपनी पहचान बताती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ, मुझे आपसे मिलकर कुछ सवाल पूछने हैं। इतना जानते ही आरिस का इरादा बदल जाता है और वह स्टेफानी के मोबाइल वगैरह जब्त कर अंदर बुला लेती है। यहाँ पर आरिस अपनी नातिन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हें मेरा खत मिला, शायद इसी वजह से तुम यहाँ आई हो। तुम्हारी मॉम डार्ली कैसी है? स्टेफनी बताती है कि जब वह 10 साल की थी तभी मॉम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई।
मतलब सालों से वह एक दूसरे के साथ नहीं थे। इसके बाद स्टेफनी अपनी नानी को अपने सपने वाली बात बताती है, जिस पर नानी कहती है कि जो सपना तुम्हें 2 महीनों से परेशान कर रहा है वह कोई सपना नहीं बल्कि मेरा पूर्वाभास था। दरअसल बरसों पहले उस दिन स्काई व्यू रेस्टोरेंट में हादसा होने से पहले ही मुझे भविष्य की एक झलक दिखाई दी थी। अगले ही पल जब सब कुछ वैसा ही दोहराता दिखा तो आरिस घबरा गई। उसने सबको सतर्क किया कि डांस फ्लोर टूटने वाला है और यह बिल्डिंग गिरने वाली है। मौत ने उन्हें खत्म करने के लिए जो प्लानिंग की थी उस पर आरिस ने पानी फेर दिया। उस दिन आरिस ने स्काई व्यू में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया था, लेकिन मौत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्काई व्यू में जितने भी लोग थे उनकी मौत अलग अलग हादसों में एक एक करके होने लगी। कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि आरिस का बॉयफ्रेंड भी मारा गया। लेकिन तब तक आरिस मौत की हर चाल को समझ चुकी थी। उसने कभी उसे दोबारा मौका नहीं दिया। वो सालों से मौत को चकमा देती आ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार मौत जीतने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले आरिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और तभी से स्टेफनी को वो डरावनी झलकियां दिखनी शुरू हो गई। यह महज इत्तेफाक नहीं था। अगर कायदे से देखा जाए तो आरिस का वंश उसी हादसे में खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब साफ है, आरिस के ब्लड लाइन से जुड़े जितने भी लोग हैं मौत अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। सालों से आरिस यही बात अपने बेटे बेटियों को समझाना चाहती थी, पर उन्होंने उसे गलत समझा। उसके डर को पागलपन कहा और उससे दूरी बना ली। आगे उसकी नानी कहती है, मुझे तुम्हें इस किताब से सब कुछ समझाना होगा ताकि मेरे बाद तुम हमारे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी उठा सको। लेकिन इस किताब को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। मैं 20 सालों से बाहर नहीं गई। यहाँ हम दोनों सुरक्षित हैं। यह मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। इस किताब में सब कुछ है, हर एक चेतावनी, हर एक संकेत। स्टेफनी को यह सब पागलपन लगता है। वह झल्ला जाती है, कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे कॉलेज जाना है। वो यहाँ तक कह देती है, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, यह सब बस एक सपना ही तो है। वह किताब भी छोड़ जाती है। तब आरिस धीरे से कहती है, तो तुम्हें यकीन नहीं है? अपने वंश को बचाने के लिए आखिरकार आरिस ने उसे सच्चाई दिखाने का फैसला किया। वो ठीक उसी जगह खड़ी हो गई जहां पर उसने किताब में मौत का अगला वार लिखा था। आरिस जानती थी मौत आने वाली है और अगले ही पल मौत ने उसे खत्म कर दिया। स्टेफनी की आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उसकी हालत खराब हो गई। वह जोर से चीख पड़ी। अंततः स्टेफनी को समझ आ गया कि उसे मामा हावर्ड की बात मानकर आरिस के पास नहीं जाना चाहिए था। आज हावर्ड की मां आरिस का अंतिम संस्कार था। हावर्ड ने अपनी बहन डार्ली को भी बुलावा भेजा था। किसी को उनके आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह आ गई। उन्हें यहाँ देखकर स्टेफनी का खून खौल उठा, क्योंकि जब वह सिर्फ 10 साल की थी तब उसकी माँ उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इसलिए वह उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और इसी वजह से अपने घर लौट गई। आरिस के अंतिम संस्कार के बाद हावर्ड ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी। वे इसकी तैयारी कर रहे थे। तभी बॉबी से ग्लास गिरकर टूट गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा बर्म में जा मिला और ड्रिंक बनाते वक्त वो कांच का टुकड़ा एक के ग्लास में चला गया। इधर स्टेफानी ने आरिस की डायरी पढ़ना शुरू किया तो उसे सारी बातें समझ आने लगी। तभी अचानक एक फोटो नीचे गिर गई और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। उसी टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा सरकता हुआ स्टेफानी के पास आ पहुंचा। आरिस ने कहा था, मौत अगर कोई इशारा दे तो उसे नजरअंदाज मत करना। स्टेफानी समझ गई और अगले ही पल कार लेकर मामा के घर के लिए निकल पड़ी। इधर बॉबी और चार्ली बच्चों की तरह ट्रेम्पोलिन पर बेक पर कूद रहे थे। तभी ट्रैपलिन का मैट धीरे धीरे फटने लगा और तो और उनके ठीक नीचे एक नुकीला रेक पड़ा था। इसके बाद स्टेफानी आरिस और जेम्स की फैमिली ट्री बनाती है। उन्हें 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, हावर्ड और डार्ली। फिर हावर्ड के 3 बच्चे हुए, एरिक, बॉबी और जूलिया। वहीं डार्ली के 2 बच्चे थे, चार्ली और स्टेफानी खुद। और अब स्टेफानी को समझ आ चुका था कि इस पूरे खून के रिश्ते पर मौत की साया मंडरा रही। यह सारी बातें स्टेफानी ने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करके सबूतों के साथ बताई। आरिस की डायरी में उन सभी लोगों की मौत का जिक्र था जो उस दिन स्काई व्यू में मौजूद थे। वो लोग जो मरने वाले थे, लेकिन आरिस के पूर्वाभास ने उन्हें वक्त रहते बचा लिया था। मगर किस्मत को बदलना आसान नहीं होता। आखिरकार मौत ने किसी को नहीं बख्शा।
सिवाय 2 लोगों के एक छोटा बच्चा और आरिस जो सालों से मौत को चकमा दे रहे थे। बाकी सभी एक एक करके अलग अलग हादसों का शिकार हो गए और ठीक उसी क्रम में मरे जैसे आरिस ने अपने पूर्वाभास में देखा था। यह सब उसने यकीन दिलाने के लिए आरिस उसकी आंखों के सामने मरी। उनका बड़ा बेटा एरिक जो मौत का अगला शिकार था, एक बॉडी पियर्सर और टैटू आर्टिस्ट था। रात को उसका बॉस कुछ घंटों के लिए स्टूडियो की जिम्मेदारी उसे सौंप कर कहीं चला गया। एरिक ने अपने सारे अपॉइंटमेंट पूरे किए, फिर अकेले में अपने डैड की याद में अपने ही हाथ पर टैटू बनाने बैठ गया। तभी अचानक कुछ सामान शेल्फ से अपने आप गिरा। एक शीशे का जार जोर से जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। एरिक चौंक कर खड़ा हुआ। उसी झटके में क्लीनिंग लिक्विड का बड़ा डब्बा कुर्सी से टकराया और जमीन पर फैल गया। वो जार को देख ही रहा था कि छत पर टंगी एक चैन टूटकर झूलती हुई उसके नाक में लगे रिंग में फंस गई। एरिक ने तुरंत चैन को निकालने की कोशिश की। टक्कर से जूलिया लड़खड़ाकर पास ही रखे कचहरे के डब्बे में जा गिरी और ड्राइवर ने जूलिया को कचरे समेत ट्रक में उठा लिया। जूलिया चिल्लाती रही लेकिन ड्राइवर म्यूजिक सुनने में इतना मग्न था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। स्टेफानी ट्रक के ऊपर चढ़ गई और अंदर झांक कर जूलिया को देखा। जूलिया हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जूलिया अंदर ही दब गई। यह हादसा दिल दहला देने वाला था। स्टेफानी अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगा कि शायद भाई बहनों के क्रम में उससे कोई गलती हो गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एरिक की मां ब्रेंडा सबके सामने एक निजी सच्चाई साझा करती है। वो कहती है कि दरअसल एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है। एरिक के जन्म से पहले ही ब्रेंडा और हावर्ड के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। इस तरह मौत का चक्र टूट गया, लेकिन यह तरीका बहुत रिस्की था। इसी वजह से आरिस ने इसे कभी नहीं अपनाया। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। फिर जेबी कहता है, मैं भी आरिस की तरह बीमार हूँ। मौत से कोई नहीं बच सकता। तुम सब मरने वाले हो और तुम्हारे बाद मेरी बारी भी आएगी। क्योंकि आरिस के पूर्वाभास में जेबी सबसे आखिर में मरा था, इसलिए असल जिंदगी में भी उसकी बारी सबसे अंत में ही आएगी। सब कुछ समझने के बाद एरिक किसी तरह बॉबी को मरकर वापस जिंदा होने के लिए मना लेता है। वे परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकते हैं और तुरंत एक पीनट बटर वाला बिस्किट मशीन से तोड़कर निकाल लेते हैं। दरअसल बॉबी को पीनट से एलर्जी थी। ऐसा कुछ भी खाते ही उसका गला सिकुड़ने लगता था और सांस रुकने लगती थी जहां गैस लीक हो रही होती है। उधर स्टेफानी बस से बाहर नहीं निकल पा रही होती क्योंकि उसका सेफ्टी बेल्ट फंसा होता है। वह अपनी माँ से कहती है, मेरी फिक्र मत करो, आप केबिन में जाओ। अगर आप बच गई तो मुझे कुछ नहीं होगा। डॉली उसकी बात मानती है। वह दौड़कर केबिन तक पहुंचती है, लेकिन तभी गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना भयानक होता है कि डॉली की मौके पर ही मौत हो जाती है और बस पानी में पलट जाती है। चार्ली किसी तरह स्टेफानी को उसकी सीट से छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे निकाल लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टेफानी की सांसें थम चुकी थी। चार्ली फिर भी हार नहीं मानता और आखिरकार उसकी बहन मौत को छूकर एक झटके में वापस लौट आती है। मतलब उन्होंने मौत को चकमा दे दिया और अब वह सुरक्षित है। कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन एक पार्टी में जाते हैं जहां स्टेफनी को एक अनहोनी का संकेत मिलता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक औरत कुकीज खरीदने जाती है।